Hello everyone, welcome to the channel of Let's Discover It. Wish you all are happy and fine. आज जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये चैप्टर आपके डीएवी बुक का चैप्टर 3 है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। ओके, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप कंसंट्रेट वे में इस वीडियो को देखो तो ये हो सकता है कि आपको इस चैप्टर से कोई डाउट ना हो, और अगर आपको इस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस की बात हो रही है कि वी लर्न सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि मैटर और उनके कुछ नेचर। ठीक है, मैटर और उनके कुछ नेचर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब बोलोगे नेचर कैसा था, क्या था? हमने पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, यहाँ तक कि उनके चेंजिंग प्रोसेसेस को भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अदरवाइज चलिए आगे। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर जो होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज यू नो विल, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, देखो कोई भी मैटर, व्हाट इज मैटर? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ अ मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका अपना कोई मास हो और वो आप कहीं उसको रखते हो तो वो कोई स्पेस, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर होता है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। एटम कॉम्बाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। एक एटम दूसरे एटम के साथ कॉम्बाइन होता है, यानी उन दोनों के बीच में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? ये लोग वो जो एटम्स होते हैं वो कॉम्बाइन होते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअली ये एटम मॉलिक्यूल्स अगर आप बहुत डिफाइंड वे में जाओ तो ये आप पढ़ोगे एक्चुअली क्लास 9th में, लेकिन एज इट इज़ एनसीईआरटीज़ में इतना नहीं है, इसलिए मैं आपको आज बेसिक चीज़ बता देती हूँ कि जो मैटर मैंने आपको बताया, मैटर 2 तरीके के होते हैं। मैटर होता है एक प्योर और एक इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर को आप मिक्सचर भी बोल सकते हो। ठीक है, मिक्सचर की एक अलग कैटेगरी है। मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं वो क्लास 9th में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जब जो भी हम कोई एक चीज़ देखते हैं, जैसे पानी, पानी H2O से बना होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप वाटर के कोई भी मॉलिक्यूल्स को उठा लो, उसमें क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी जो एटम है, एटम क्या हुआ है? कॉम्बाइन हुए हैं, यानी दोनों एटम क्या हुए हैं? मिले हुए हैं। कौन कौन से एटम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम थे वो मिले हैं और क्या बनाए हैं? H2O बनाए हैं। और ये एक फिक्स्ड रेशियो में है, यानी इसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक ही एटम पानी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चाहे वो पानी रशिया का हो, चाहे वो पानी इंडिया का हो, चाहे वो पानी कहीं का भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो जैसे H2O है तो इसमें क्या है? एटम्स है ना, एटम नहीं है, एटम्स, यानी एक से ज़्यादा एटम्स है वो कॉम्बाइन किए हैं। तो H2O एक क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल भी क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। आगे देखो समझ में आएगा। पहले, मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैज सेम एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। कोई एक मटेरियल है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आयरन आप देखोगे तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एफ ई के ही होंगे ना। ठीक है, एफ ई के ही होंगे, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल एटम है। ठीक है, इसके एफ ई के साथ कोई और मेटल, नन मेटल या गैस ने रिएक्शन नहीं की है, तो बस ये एफ ई प्रेजेंट है। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है।
एलिमेंट एलिमेंट अभी छोड़ दो आप, ये क्या है, एक एटम है, ओके, सेम एटम से बना हुआ है। इसके अलावा जब हमने H2O के केस में देखा तो वो क्या है, H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पानी है वो H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है, सारे मॉलिक्यूल सेम है, तो वो भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। और आयरन जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बन के बना है, वो भी क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो, और कंपाउंड एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जिसमें जो एटम्स होते हैं, ठीक है। अभी आप ये सब छोड़ दो, थोड़ा हाई चला जाएगा। कंपाउंड वो होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से कोई मटेरियल बना हुआ है, तो वो क्या है, कंपाउंड है। अभी देखो अब पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड, ओके। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस है जिसमें जो एटम है वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेम, सॉरी, जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एन एलिमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन एटम्स, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। उसके अलावा अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है विच इज मेड अप ऑफ, जो बना होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना होता है हमारा कंपाउंड, ओके। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट that have combined in a fixed ratio. As I give you एग्जाम्पल दैट वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O से बना है, तो उसमें फिक्स्ड रेशियो क्या होंगे, 2:1 ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, क्या है ये, फिक्स्ड रेशियो में 2 एटम कंबाइन होके रिएक्शन होके एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। और उसी मॉलिक्यूल से पूरा पानी बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। चलो, वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen combined together. In addition to element and compound, we also have mixture, as I told you earlier. A mixture is a type of impure substance, बच्चा। A mixture contain 2 or more substance mixed in any proportion। यहाँ मतलब नहीं होता कि कोई कितना प्रपोर्शन में है। पानी में आप जान रहे हो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल जो बाज़ार में मिक्सचर आता है, जिसको हम कभी भेलपूरी वगैरह में मिलाकर खाते हैं, उसमें सेब होता है, बादाम होता है, और बहुत सारी दालें की वैरायटी होती है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है। कभी कभार उसमें कड़ी पत्ता जो होता है उसे भी सुखाकर डाला जाता है। तो क्या उसमें ये लिखा होता है कि मैंने बादाम को भाई इतना गिन के डाला है, सेब इतना है, इसमें दालें इतनी है, ये वो नहीं है ना। उन्होंने उसे रैंडम प्रपोर्शन में मिला दिया, उसकी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। और जो कंपोनेंट होते हैं, यानी जो सब्सटेंस होते हैं जो मिक्सचर बनाते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं ना जो मिक्सचर बनाते हैं। जैसे कि मिक्सचर अगर हम देखते हैं उसमें बादाम होता है, सेब होता है, बहुत तरह की दालें होती है, तो ये सब क्या होता है ना, ये केमिकली कंबाइंड नहीं कर जाते। जैसे बाय द वे मैंने आपको बताया कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, उन्होंने कंबाइन करके H2O बनाया, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता कि बाय द वे एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जो हमारा बादाम है वो सेब के साथ कंबाइंड करके कुछ नया चीज़ बना देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सिंपल मिक्सचर में नहीं, आप जब साइंस में इन करोगे, अभी तो आप क्लास 7 में ही हो, 8 में जाओगे, तो आप मिक्सचर के भी वेराइटीज़ पढ़ोगे, ठीक है। बाय द वे कहाँ थे हम, हाँ। अ मिक्सचर इज देयर फॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इसलिए मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो फिक्स्ड रेशियो है, पहली चीज़, ये सेम टाइप ऑफ एटम से भी नहीं बना है, और 2-3 तरह के फिक्स्ड रेशियो से भी नहीं बना है। इसमें रैंडम प्रपोर्शन में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हुई है ना। चलो आगे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एयर, आयरन, वाटर, सॉइल, लेमोनेट, गोल्ड, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस, और एज अ मिक्सचर आपको क्लासीफाई करना है। एयर हमारा मिक्सचर है, आयरन हमारा प्योर सब्सटेंस है, वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस है, सॉइल हमारा मिक्सचर है, लेमोनेड हमारा प्योर सब्सटेंस है, गोल्ड हमारा प्योर सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन भी हमारा प्योर सब्सटेंस है। अब देखो केमिकल सिंबल क्या होता है, केमिकल सिंबल हम कैसे लिखते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम
कोई ना कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ऐड का सिंबल होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन को आप कट वे में लिखते हो ना, उसी तरह से जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके लिए अभी हम एक लेटर और यू कैन से दैट कि एक सिंबल यूज़ करते हैं जो कि उस एलिमेंट को, उस केमिकल सब्सटेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। अर्लियर केमिस्ट जो थे, जिसको हम एल्केमिस्ट्स कहते हैं, यूज पिक्टोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट। ओके, देखो मैं आपको एक न्यू चीज़ बताती हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने क्या किया था कि हर एक एलिमेंट का उन्होंने एक प्रॉपर फिगर रख दिया था, ठीक है, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी में। अब आप बोलोगे सब क्लास 9th में, हाँ, आप जैसे जैसे बड़े होगे कनेक्ट करोगे इस चीज़ को तो आपको क्लास 9th में भी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उन्होंने ऑक्सीजन के लिए एक फ़िगर यूज़ किया था, क्लोरीन के लिए एक फ़िगर यूज़ किया था, ऐसे ही करके जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में उन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या यूज़ किया था, एक सिंबल यूज़ किया था। ओके, एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ किया था जिसके थ्रू ये बताया जा रहा था कि ये भाई ऑक्सीजन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, आर्गन के लिए ये यूज़ करते हैं और कार्बन के लिए ये यूज़ करते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग सिंबल था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। However, the symbols of different element are now represented by the letter of English alphabet. But आज के दिनों में जो symbols हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो सिम्बॉल्स हैं, हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट रखा है, ठीक है। जब प्रेजेंट डे केमिकल सिम्बॉल्स जो कि कुछ एलिमेंट के हैं, ये आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए Al, कैल्शियम के लिए Ca, पोटेशियम के लिए K यूज़ करते हैं, आयरन के लिए Fe यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कॉपर के लिए Cu, गोल्ड के लिए Au और सिल्वर के लिए Ag यूज़ करते हैं। कार्बन के लिए C यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करते हैं, सल्फर के लिए S यूज़ करते हैं और नाइट्रोजन के लिए N यूज़ करते हैं। फास्फोरस के लिए P यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ करते हैं, ब्रोमीन के लिए Br यूज़ करते हैं और आयोडीन के लिए I यूज़ करते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, जैसे कॉपर का दूसरा नाम क्यूप्रिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे Cu यूज़ किया है। गोल्ड का भी कुछ नाम होता है, उसके लिए हम लोगों ने Au यूज़ किया है। सिल्वर का भी नाम होता है, उसके लिए हम लोगों ने Ag यूज़ किया है, ठीक है। ये साइंस नेम है उनके। तो आपको इनमें से जो जो याद करने की ज़रूरत है वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। बाकी बात तो आप जिनमें से ऑक्सीजन है तो उसका O ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा पोटेशियम याद कर लेना, आयरन याद कर लेना और सोडियम याद कर लेना, ठीक है। 3 से 6 आपको बस इसमें याद करने हैं, बाकी सब आप पढ़ोगे तो खुद याद हो जाएगा। आपको बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इसको बस एक बार आप मॉर्निंग में जब उठते हो तब एक बार रीड करना, सोने से पहले एक बार नॉर्मली जैसे सोने से पहले हम अपनी चीज़ें याद करते हैं कि आज दिन भर में हम लोगों ने क्या क्या किया, उसी तरह आपको बस एक बार इसको रिमेंबर कर लेना है पूरे कंसंट्रेट वे में। इट विल रियली फिट इन योर माइंड। ओके, अब देखिए केमिकल फार्मूला क्या होता है या फिर हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, सो ये जो केमिकल फार्मूला होता है किसी सब्सटेंस का, ये बेस्ड होता है उस सब्सटेंस का क्या कंपोजिशन है, वो सब्सटेंस किस चीज़ से बना है, वो सब्सटेंस कितने एटम से बना है, कितने, या फिर वो एक्चुअली अगर एलिमेंट है तो उसमें एटम्स होंगे ओनली, लेकिन अगर वो कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी फिक्स्ड रेशियो होगी ना। इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। इट इंडिकेट द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ इच काइंड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। ये इंडिकेट करता है कि कितने टाइप्स का और नंबर ऑफ एटम हर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O. As you know, this means that a water molecule is formed by the combination of 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen. जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से। जब हम H2O लिखते हैं तो लिखने से ही आप इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो एक्चुअली क्या है, CO2 है। तो दिस मीन्स दैट इसका ये मतलब है कि द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है वो किस चीज़ से बना है, वो 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम कार्बन, ऑक्सीजन के आगे O2 लिखा हुआ है इसलिए। ओके,
चलो आगे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, द केमिकल सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट टू द राइट साइड ऑफ इट्स सिंबल। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि केमिकल सिंबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल सिंबल्स उनके केमिकल सिंबल्स क्या है ये आपको याद करने होंगे। और क्या होता है देखिए, आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एट सबस्क्रिप्ट टू द राइट साइड ऑफ इट सिंबल। देखिए यहाँ पे दिखाया जाएगा। ओके, ये क्या होता है कि हम लिखते हैं और जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं उस एलिमेंट में उसको हम कहाँ लिखते हैं? राइट सिंबल के राइट साइड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड कॉन्टेन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जैसे यहाँ जैसे 1 है तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 है तो आपको लिखना होगा। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए एटम के नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम केमिकल सिंबल्स को यूज़ करते हैं। सिंबल्स आपको याद रखने होंगे जो कि अभी मैंने जस्ट टेबल में बताया। वाटर का लिखना है अगर हमें, पहले समझो इस चीज़ को, फिर मैं नाइट्रिक एसिड का बताऊंगी। जो H2O होता है इसका, तो H लिखेंगे, H के राइट साइड में नीचे हम 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो बस हम O लिख कर छोड़ देंगे। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का एक एटम होता है, नाइट्रोजन का एक एटम होता है, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन का 3 एटम होता है, इसलिए हम HNO3 लिखते हैं। ये डिनोट करता है कि H के 1 एटम है, N के 1 एटम है और O के 3 एटम है। 1 इज़ नॉट रिटन एज ए सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में हम 1 को नहीं लिखते। सिमिलरली ग्लूकोज कॉन्टेंट 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से देखिए HNO3 आपको याद रख लेना है, फॉर्मूला में भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ ये जनरल नॉलेज का भी काम करता है। आप अगर कोई NTSC का फॉर्म भरते हो या फिर कोई कंपटीशन देते हो ओलंपियाड, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी तरह जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें 6 एटम होते हैं कार्बन के, 12 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स को हम कहाँ लिखेंगे? राइट साइड ऑफ द केमिकल सिंबल विच इज रिप्रेजेंटेड एज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, चलो लिखते हैं C6H12O6। यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। मैनी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। वो सब्सटेंस जिस पे आपको कोई ना कोई चार्ज मिल जाए, कोई ना कोई फिक्स्ड चार्ज मिलता है, आप उसे क्या कहते हो? आप उसे आयन कहते हो। या उस पर 2 तरह के चार्ज हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। चलिए लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सच सब्सटेंस। आज हम उन सारे सब्सटेंस के केमिकल फार्मूला को लिखना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू नो दैट सिंबल एंड चार्जेस ऑफ डिफरेंट आयन प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंस पे कि सिंबल्स तो हमने जस्ट पढ़े, लेकिन उस पर क्या चार्ज आएगा उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ये चार्जेस आते कैसे हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता कैसे है? ये होता है लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन से। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एज यू नो, नहीं जानते होगे आप, यह क्लास 9th का है, ठीक है। आप बस इतना ही जान लो कि उस पर चार्ज आता है, ऑब्वियसली आपको इसको बस रट लेना है। सोडियम Na+ होता है, मैग्नीशियम Mg2+ होता है, एल्यूमिनियम Al3+, कैल्शियम Ca2+, हाइड्रोजन H+, कॉपर Cu2+, आयरन में होता है Fe2+, जिंक में होता है Zn2+, अमोनियम इज इक्वल टू NH4+, क्लोरीन इज इक्वल टू Cl-, ऑक्साइड इज इक्वल टू O2-, हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू OH-, कार्बोनेट इज इक्वल टू CO3₂-, सल्फेट इज इक्वल टू SO4₂-, नाइट्रेट इज इक्वल टू NO3-, एसीटेट इज इक्वल टू CH3COO-, फॉस्फेट इज इक्वल टू PO4₃-। ओके, in the name of chemical substance made up of a positive or negative ion, generally the name of positive ion is mentioned first from the name of the negative ion। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो केमिकल सब्सटेंस का नाम है वो उन्हें क्या मतलब बना रहा है, वो बना रहा है कि वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयन है। जनरली द नेम ऑफ पॉजिटिव आयन मेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम
of negative ion. For example, the chemical name of common salt is sodium chloride. Here the name of positive ion is sodium Na plus is mentioned first and the name of negative ion इज मैंसनड आफ्टरवर्ड. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब हम इस टाइप के फार्मूलाज को लिखते हैं, अभी मैंने जस्ट एलिमेंट के फार्मूलाज हम लोगों ने ऊपर लिखे थे या कंपाउंड्स के, अब हम लिख रहे हैं चार्जेस पे, यानी आयंस फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम पहले जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl. तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है. तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज वाले को लिखेंगे, फिर उसके आफ्टरवर्ड यानी उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज वाले को लिखेंगे. इन द केमिकल फार्मूला ऑल्सो द सिंबल ऑफ positive ion is written first followed by the symbol of negative ion. Hence the chemical formula of sodium chloride is written as NaCl. ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि नेगेटिव आयन वाला पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है. ठीक है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड को हमने क्या लिखा, NaCl लिखा. Cl Na नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है. पहले हम उसको लिखेंगे, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आफ्टरवर्ड हम फिर उसको लिखेंगे. We summarize below the procedure followed for writing the chemical formula of substance. आइए देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स या फिर क्या क्या जो भी हम मतलब पॉइंट्स हैं, ओके पॉइंट्स हैं जो कि हम केमिकल फार्मूला को लिखने में यूज़ करते हैं. Symbol of positive and negative ions are written and their charges is written on the top right corner of the symbol. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो कि राइट किए जाते हैं, उनके चार्जेस जो कि हम लिखेंगे टॉप राइट कॉर्नर में ऑफ द सिंबल. ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में लिखा होता है. टॉप राइट कॉर्नर मतलब देखो Na के ऊपर प्लस है, देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, टॉप राइट कॉर्नर में है ना, Mg2 प्लस है ना. कॉमन फैक्टर इज इफ N इज रिमूव्ड इन द चार्ज ऑफ द टू आयंस. ठीक है, अगर कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो उसको हम नंबर्स के फॉर्म में रिमूव कर देंगे. चार्जेस ऑफ टू आयंस आर क्रिस क्रॉस. दीज नंबर्स आर नाउ रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ टू आयंस. देखो हम क्या करते हैं कि जैसे बाय द वे NaCl है, ठीक है, Na पे पॉजिटिव चार्ज था, Cl पे माइनस था, तो दोनों का यहाँ पे Na2 या Cl2 तो नहीं था ना, क्या थे, ये बस NaCl थे, यानी 1 है यहाँ पे, तो सिंपल हमने उसे लिखा. लेकिन जब हम कोई दूसरा लिखते हैं, जैसे बाय द वे अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिखेंगे तो Al2O3 आता है. ठीक है, तो एज यू नो से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, Al2O3. मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ, एक मिनट रुकना. जैसे बाय द वे Al2O3 हम उसको लिखते हैं. ठीक है, Al2O3 क्यों लिखते हैं पता है, O2 होता है और ये Al3 प्लस होता है. ठीक है, हमने इसे लिख लिया है, दोनों पॉजिटिव में. अब हम क्या करेंगे कि इसको क्रिस क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे ऐसे. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि Al के पास 2 चला जाएगा, O के पास 3 चला आएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा Al2O3. ओके, इसलिए बोला गया है कि जो चार्जेस है इस आयन का वो क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस्ड हो जाते हैं, और जो वैल्यू आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, रिटन एज द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ टू आयंस. ओके, दिस गिव्स अस द केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस. ये हमें क्या देता है, एक सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला देता है. अब कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं. पहले तो अब हम लिखेंगे क्या, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे. तो हम जैसा कि जानते हैं कि Na पे +1 का चार्ज है और O पे O2 माइनस है. ठीक है, तो अब हम क्रिस क्रॉस जैसे ही करते हैं तो ये बन जाता है Na2O1 विच इज़ रिटर्न एज Na2O. हैंस द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O. ठीक है, इसके बाद जब हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का हमारे पास क्या है, Al3 प्लस, और फॉस्फेट को हम क्या सल्फेट नॉट फॉस्फेट, सल्फेट को SO4 माइनस लिखते हैं. तो अब हम क्या करेंगे ना कि 2 को रहने दो जहाँ का जहाँ है, 4 जहाँ है उसको वहीं रखना, 4 को हमें हिलाना नहीं है. ठीक है, चार्जेस को बस हमें इंटरचेंज करना है, ये हो जाएगा Al2SO4 का होल 3. ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जैसा कि हमें पता है कि Ca पर पॉजिटिव चार्ज है, कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज, और CO पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 प्लस 2 माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं. तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे CaCO3 बन जाएंगे. ठीक है,
केमिकल चेंज, अब देखो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पे है। ओके, 1 मिनट। In previous classes, we have learned that substance can undergo different type of changes. We have also learnt that these changes may be slow or fast, reversible or irreversible, physical और chemical. Changes mostly दो तरह के होते हैं, which is physical change और chemical change. ठीक है, लेकिन आपको पिछले क्लासेस में इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल करके भी बताया गया था। इसका मतलब ये था कि वो चेंजेस जो रिवर्स्ड किए जा सकते हैं, जैसे अगर आइसक्रीम मेल्ट हुई तो आप उसको फिर जमा सकते हो, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर आपने एक पेपर जला दिया तो आप जले हुए राख से फिर आप पेपर बना नहीं सकते, तो वो एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज है। उसी तरह का चेंज होता है स्लो चेंज, फास्ट चेंज। जो चेंज जल्दी होता है उसे स्लो चेंज फास्ट चेंज कहते हैं, जो चेंज धीरे होता है उसे हम स्लो चेंज कहते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज ये होता है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, और जो कि वो चेंज जिसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में इसका जस्ट उल्टा होता है कि वो चेंज जिसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते और उसमें कोई न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको फिजिकल चेंज, स्लो फास्ट चेंज और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में इसको क्लासीफाई करना है। We have already learnt that in a physical change, the substance may undergo a change in its physical state. It means that shape, size or color, but it does not change its another substance. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होती है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। उनके फिजिकल स्टेट यानी किस किस चीज़ में चेंज हो सकता है, स्टेट, शेप, साइज, कलर में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में या सब्सटेंस चेंजेस इट्स अनदर सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है कि केमिकल चेंज में एक जो सब्सटेंस होता है वो चेंज हो जाता है कोई दूसरे सब्सटेंस में। When suitable substances are mixed in appropriate amount that may undergo chemical interaction result in the formation of a new substance. जब कोई सुटेबल सब्सटेंस को हम लोग किसी मिक्स्ड एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन और रेशियो में रखते हैं, ठीक है, अगर आप फिक्स्ड रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखो तो वो रिएक्ट करके पानी बना देगा ना। इसलिए तो पानी क्या हुआ, हमारा केमिकल चेंज हुआ, वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। एग्जाम्पल, व्हेन आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर इट गेट रस्टेड। एग्जाम्पल के लिए है कि जब भी आयरन होता है वो किस चीज़ के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जंक लग जाती है, वो रस्ट हो जाता है। कॉपर आर्टिकल्स गेट कोटेड विथ ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। कभी कभार जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं उन पे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जब आप उन्हें मॉइस्ट एयर कंडीशन में रख दो। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्ट इन इट टू एसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब एक लकड़ी को आप जलाते हो तो वो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, यहाँ तक कि राख को भी फॉर्म करता है। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज काउज वन सब्सटेंस टू चेंज इन टू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फाइनली हम बोल सकते हैं वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है और एक जो सब्सटेंस है वो कोई दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है या फिर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सब्सटेंस जिस पे केमिकल चेंज हो रहा है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। पेपर को हमने जलाए तो पेपर हमारा रिएक्टेंट है, लेकिन जो ऐश है यानी जो राख बची यानी जो हमारा रिजल्ट है यानी जो हमारा न्यू सब्सटेंस है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सब्सटेंस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, whereas the new substance which are formed are called product. Chemical equation. What is a chemical equation? We have learnt above the chemical substance can be represented by appropriate symbol. जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है उन्हें हम कोई ना कोई एप्रोप्रिएट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। A chemical reaction occurring between different substances can also be represented by using appropriate symbols and formulas. As we know कि जो केमिकल रिएक्शन होता है जो कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में हो रहा हो उसमें हम लोग एप्रोप्रिएट सिम्बॉल्स को यूज़ करते हैं, उनके चार्जेस को भी यूज़ करते हैं और उससे एक न्यू फार्मूला बनाते हैं। The representation of a chemical reaction using symbol and formula of substance involved in the reaction is called chemical equation. वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस
होते हैं वो मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंटेट करते हैं यानी दिखाते हैं, जिसमें हम लोग सिम्बॉल्स को और फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं और उन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. When we write a chemical equation, we put the symbol of the reactant on the left hand side, those of the product on the right hand side. जितने भी reactant हैं हम उन्हें left hand side लिखते हैं. अदरवाइज हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड लिखते हैं. एन एरो इज पुट बिटवीन देम एज सोन बिलो. जैसे कि नीचे दिख रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक लंबा सा एरो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब एक एरो है, तो ये एरो भी दिया जाता है. The physical state of the reactant and product is written in bracket along with their symbols. क्या होता है कि फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट होता है या तो वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा. एलिमेंट के साथ साथ या फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ साथ वो किस स्टेट में है उसे हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. सो द लेटर एस इज यूज टू डिनोट सॉलिड स्टेट, एल फॉर लिक्विड एंड जी फॉर गैस स्टेट, एंड ए क्यू फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर. ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग एस को सॉलिड के लिए, जी को गैस के लिए और एल को लिक्विड के लिए करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं ए क्यू मिलता है तो इट मीन्स दैट एक्वस सॉल्यूशन. बाय द वे अगर CuSO4 है, उसके कॉपर सल्फेट है, उसके बगल में अगर आपको एक्वस AQ है तो इट मीन्स दैट कि वो जो सब्सटेंस है वो वाटर के साथ मिक्स्ड है, यानी वो एक्वस है, यानी वो पानी के साथ मिला हुआ है. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. ओके, दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंट एज अ केमिकल इक्वेशन एज फॉलो. ठीक है, देखो वो फॉर्मूला तो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन बताते, फॉर्मूला में हम सिंपली लेते थे एलिमेंट को, उनके चार्जेस को लेते तो क्रिस्प क्रॉस कला के हम लिख देते थे. लेकिन इसमें क्या आपको दिखाना है कि कार्बन हमने लिया जो कि S है यानी सॉलिड है, O2 हमने लिया जो कि गैस है, और एरो यानी प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू क्या बना है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो कि एक गैस है. बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ओके, देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिकल इक्वेशन हम जिसे लिखते हैं उसे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस डाइट आप समझते हो, हमारे बॉडी में जो बैलेंस डाइट होता है उसमें फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए किस चीज़ का, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हैं उनका. ठीक है, तो वैसे ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम होगा दोनों साइड, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉट चेंज. केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता, बस उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम बढ़ाकर या घटाकर क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. Instead, a suitable coefficient number is written before the formula of that substance. बाद में नहीं लगाते, हम उस फॉर्मूला के आगे एक ऐसा कॉफिशियंट या फिर एक ऐसा नंबर लगाते हैं जो कि सुटेबल होता है और दोनों साइड को बैलेंस कर सकता है. ठीक है, यही एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बैलेंस करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर. ठीक है, जब हम H2 और O2 के गैस को मिलाते हैं तो ये हमें क्या देता है, H2O देता है. इसको ध्यान से देखना. देखिए क्या होता है कि व्हेन वी राइट इट H2 + O2 इज इक्वल टू HTO, जैसा कि आप लोग देख रहे हो बच्चा कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड और O2 के पास 2 एटम है रिएक्टेंट साइड. लेकिन आप जैसे ही इसको चेंज करते हो तो प्रोडक्ट साइड पे क्या आते हैं, 2 एटम आ जाते हैं हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास 2 एटम्स नहीं आ पाते हैं. ठीक है, ये इसके पास प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है. तो क्या ये केमिकल इक्वेशन सक्सेसफुल हुआ है, क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ है? ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ है. Here the number of oxygen atom is not same on the both side of equation. To make their number same, the coefficient 2 is written with the formula of water on the right hand side of the equation. जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हम कभी भी यूज़ करेंगे, अभी एक मिनट समझाती हूँ अच्छे से। हाँ, हम कभी भी यूज़ करेंगे तो हम इस जगह पे यहाँ पे नंबर्स को नहीं लिखेंगे। हम नंबर्स को कहाँ पे लिखेंगे, हम नंबर्स को फॉर्मूला के आगे लिखेंगे, ओ के आगे। टू यहाँ पे जैसे एच के आगे हमने टू लगाया है तो ये सही है, लेकिन ओ के नीचे अगर आप अभी टू लगा दो या फिर ऐसा कुछ करो तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। इसलिए देखो, हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन के पास 1 एटम है। जैसे ही हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन के पास 4 एटम हो गए ना, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 एटम हो गए। यानी ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ लगाया तो ये पूरे पर प्रभाव डाल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने 2 यहाँ पे लगाया तो ये 2 ना मल्टीप्लाई होगा ओ के भी साथ और एच के भी साथ, ठीक है। तो एच के साथ करके देखो तो 4 हाइड्रोजन आ गया इधर। ऑक्सीजन तो अब हमारा बैलेंस हो गया, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन नहीं था। अब हम लोगों ने ऑक्सीजन किया तो हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, क्योंकि हाइड्रोजन अब हमारे पास कितना आ गया है, हाइड्रोजन 4 आ चुका है। तो इसको अब हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम रिएक्टेंट साइड पे यहाँ H के आगे इस जगह पे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लगाया, ये लगाया, तो अब क्या हुआ कि O2 तो है ही दोनों साइड, उसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इट मीन्स दैट नाउ वी नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ऊपर अभी हमने जस्ट देखा कि हाइड्रोजन एक जगह 4 है लेकिन एक जगह कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, तो इसलिए जो कॉफिशिएंट 2 हम लोगों ने राइट किया कहाँ, हाइड्रोजन के फॉर्मूला के ठीक आगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट साइड पे। ये इसने क्या किया, जैसे ही हमने लिखा तो हमारा इक्वेशन फाइनली बैलेंस हो गया। दिस इज नाउ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, इसने क्या किया, जो रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के लिए जो हमें चाहिए, इट मीन्स दैट RHS और LHS में ईच एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल हम लोगों ने फाइनली 3 से 4 स्टेप्स के बाद कर दिया ना। तो ये इक्वेशन यानी ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये फाइनली बैलेंस हो गया, तो ये सक्सेसफुल हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन आपके बुक में 4 तरह के दिए गए हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है न्यूट्रलाइजेशन, कहाँ गया, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट और चौथा है न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो शुरू से बताती हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग बहुत टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। किस चीज़ के बेस पे, इस चीज़ के बेस पे कि रिएक्शन के टाइम पे, प्रोसेस के टाइम पे उनमें कैसा केमिकल चेंज आया है और उनके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। चलो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो एक केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस react, or you can say they combine with each other to form a new substance called product is called combination reaction। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस यानी नया प्रोडक्ट, नया रिजल्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपका आ जाएगा H2 + O2 = H2, बैलेंस कर लिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब करवाते हैं हम क्या रिएक्शन, तो वो बनाता है अमोनिया, विच इज़ N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है। इसको बैलेंस भी किया गया, देख लो आप। जैसे कि हाइड्रोजन के इधर 4 है, यहाँ भी 4 है, O2 है, O2 है, N2 है इधर, भाई N2 इधर भी आ गया, लेकिन H6 है तो हम लोगों ने यहाँ H के आगे 3 लगाया है, इट मीन्स दैट ये भी 6 बन गया। तो फाइनली ये बैलेंस हो गया। आप ये दोनों एग्जाम्पल्स को लर्न कर दो सो दैट आप इसे एग्जाम्स में लिख पाओ, ठीक है। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है।
क्या होता है कि जैसे अगर हम लोगों ने 2H2O लिया है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, पानी है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, तब क्या मिलेगा हमें, 2H2 का गैस मिलेगा, उसी के साथ साथ O2 मिलेगा। पिछले बार हम लोगों ने जस्ट जैसे कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डिकम्पोजिशन, इसे हम एक चीज़ से तोड़ के दो अलग अलग चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसी के नीचे अब है लाइमस्टोन जो है CaCO3 जो कि सॉलिड है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो CaO यानी सॉलिड और गैस यानी CO2 में टूटता है। तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम उसे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, जो लाइमस्टोन होता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, वो डिकम्पोज होता है, वो टूटता है, दो नई चीज़ बनाता है। क्या है, पहला क्विकलाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जैसे अगर क्लास में दो बच्चे हैं, बहुत हल्ला करते हैं जब भी वो साथ बैठते हैं, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे "ए, तुम उठो और तुम उसके जगह बैठ जाओ, वो तुम्हारे जगह बैठ जाएगा", यानी तुम लोग दोनों, जैसे बाय द वे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई, ठीक है, तो जैसे बाय द वे हम 3-4 नाम लेते हैं, XYZ, तो XY साथ में बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, तो इसलिए मैम ने बोला कि भाई आज से Y और Z तुम साथ बैठोगे और X तुम अकेले बैठोगे, या फिर X तुम किसी और के साथ बैठोगे। तो ये क्या हुआ, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया उन्हें। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से, उनकी जगह से, ठीक है। देखिए कैसे, द एक क्या समझने के लिए यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल, द ब्लू कलर ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस इनटू लाइट ग्रीन एंड अ ब्राउन कोटिंग अपीयर ऑन आयरन नेल। दिस हैपेंड बिकॉज आयरन डिस्प्लेस अ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर, कॉपर डिपॉजिट एज अ ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन नेल। इसमें क्या किया गया है कि कॉपर सल्फेट को CuSO4 को लिया गया है, उसे पानी में मिलाया गया, जब उसे पानी में मिलाया तो वो ग्रीन कलर सॉरी ब्लू कलर में आया। फाइनली हम लोगों ने एक आयरन नेल को डुबाया, थोड़ी देर हम लोगों ने जैसे ही उसे छोड़ा तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आयरन के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई है, और जो हमारा पानी है फाइनली वो छूट चुका है और वो कलर में क्या हो चुका है, हाँ, वो कॉपर बच चुका है, ठीक है। ब्लू कलर का सॉल्यूशन था हमारा कॉपर सल्फेट का, उसमें हम लोगों ने क्या डाला, आयरन डाला, आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। दिस हैपेंड बिकॉज आयरन सॉरी दिस हैपेंड बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। ये इसलिए हुआ कि जो आयरन था उसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया जो कि ग्रीन कलर में था। कॉपर डिपॉजिट एज ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल, जो कॉपर था वो आयरन नेल पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। फाइनली ये बन गया Fe + CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4, आयरन सल्फेट तैयार हो गया, और भाई कॉपर क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में बच गया, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो है जिसमें एसिड और बेस में रिएक्शन हो और वो सिंपली एक साल्ट फॉर्म करे। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, उसी के साथ साथ इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इसके रिजल्ट में हमेशा साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो उसी के साथ साथ हमने बेस में लिया है HCl जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये बनाता है NaCl यानी साल्ट, और H2O यानी वाटर। तो ये एक तरह का क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसी के साथ साथ जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इट मीन्स दैट MgOH पे होल्ड 2 विच इज एक्वस सॉल्यूशन, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड ली विच इज H2SO4 विच इज ऑल्सो एक्वस सॉल्यूशन। तो इसने बनाया मैग्नीशियम सल्फेट विच इज MgSO4 विच इज ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O विच इज़ लिक्विड एंड विच इज़ H2O इज वाटर, ठीक है। तो ये दो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा, इसको याद रख लेना है आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एग्जाम्पल्स डेफिनेशन ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछते, लेकिन एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे इसी में अटक जाएंगे। तो आपको बुक्स में जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स में भी कि आपको याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है जो Fe था, यानी जो हमारा आयरन था, ठीक है, उसने किसे डिस्प्लेस किया, कॉपर को, उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली, ठीक है। इसके अलावा ये एक बहुत ही मतलब पावरफुल एग्जाम्पल है, इसको आप लिखना एग्जाम में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उसमें एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, और हर बार ये साल्ट और वाटर भी फॉर्म करता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे साल्ट कहाँ है, ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये वाटर है, ये वाटर, और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये है एसिड, ये है बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा है एसिड बेस साल्ट वाटर, ठीक है। यहाँ पे अब मिला लो इसको नीचे ले जाकर, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। इसके अलावा ये कीवर्ड्स आपको बिल्कुल गेट बाय हार्ट होने चाहिए, एग्जांपल्स में डेफिनेशन यहाँ से आ सकता है एग्जाम्स में। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बस एक बार लिख के भेजना, मैं उसके लिए एक परफेक्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों तक मतलब चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, जब भी डाउट हो तो बस एक बार कमेंट में टाइप कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तो हम लोग क्लास 7th की डीएवी बुक लेकर चल रहे हैं, इसके बाद आपको क्या चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, तो वो चीज़ लिख के भेज देना। बगल में आप उस चैप्टर के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी हो फिजिक्स लिख देना, ठीक है। वो आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई कैन क्लासीफाई वीडियो एज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेलिस्ट। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 4 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।